नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, मतलब कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई बीपीएससी और अदरवाइज सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। आज पहले हम लोग करते थे क्या, सिर्फ क्वेश्चन को देखते थे। आज से हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, है क्या इसमें कि व्याख्या को भी साथ में समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, जो कि हम लोग 1 से लेके 240 तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया था। अब जो है आज हम लोग क्या करेंगे, 241 से और 293 तक कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। चलिए, 241 प्रश्न है, उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ अनुरूप है। कहता है कि उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ अनुरूप है। तो आंसर दिया हुआ, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग आंसर पूरा ये इसलिए लेके चले हैं व्याख्या के साथ, ताकि हम लोग अच्छे से टॉपिक को समझ पाएं। प्रश्न क्या कह रहा है, उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ का अनुरूप है। इसका मतलब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आय उपभोग वक्र के। मतलब उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ अनुरूप है, क्या हो जाएगा, आय उपभोग वक्र के। अब थोड़ा सा इसका हम लोग व्याख्या भी देखते जाएंगे, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ आय उपभोग वक्र के अनुरूप है। क्या कहते हैं कि उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ आय उपभोग वक्र के अनुरूप है। चलिए, 242, उदासीनता वक्र का विश्लेषण से संबंधित कौन से दो अर्थशास्त्री है। मतलब कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित कौन सा दो अर्थशास्त्री है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिग्स और एलन। अब इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या में है, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित दो अर्थशास्त्री हैं। कौन, तो हिग्स और एलन। अनाधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग F.I. एजवर्थ ने 1881 ईस्वी में दो व्यक्तियों के बीच विनिमय के संभावना को प्रदर्शित करने के लिए किया। मतलब एजवर्थ, हिग्स और एलन के पहले भी 1881 में सर्वप्रथम ये विश्लेषण का जो दिया था, अनाधिमान वक्र का सर्वप्रथम एजवर्थ साहब ने दिए थे। और 1892 में इरविंग फिशर ने अनाधिमान वक्रों का प्रयोग उपभोक्ता की संस्थिति के विश्लेषण के लिए किया था। किसके लिए, तो उपभोक्ता के अनाधिमान स्थिति के बारे में जानने के लिए। चलिए, प्रश्न नंबर है 243, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है, घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है, यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो। कहने का मतलब है कि घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है, यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो। चलिए, इसका व्याख्या हम लोग इसलिए लेके चल रहे हैं कि ताकि टॉपिक को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। हम पहले सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखते थे, तो व्याख्या इसका नहीं देखते थे। तो कोई आप ही में से बोला गया कि इसका व्याख्या भी साथ में करा देते तो बेटर रहता, तो हम लोग क्या किया, व्याख्या भी इसको देखने लगे। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं। यदि कोई उपभोक्ता आय बढ़ने पर किसी वस्तु की कम मात्रा करे, मतलब आय जब बढ़ जाता है ना, तो कोई वस्तु की कम मात्रा क्रय करे तो घटिया वस्तु कही जाती है। मतलब पैसा भी उसका बढ़ गया और सब वस्तु का मात्रा भी कम खरीदता है, तो वो क्या चीज़ में आ जाता है, घटिया वस्तु कही जाती है। घटिया वस्तु में आय प्रभाव धनात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। घटिया वस्तु में आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक होता है, और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है। लेकिन धनात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में दुर्बल होता है, जिसमें कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। स्रोत अर्थशास्त्र के सिद्धांत,
पृष्ठ नंबर इतना में देखना है, ठीक है। इसलिए व्याख्या ले रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, ठीक है। 244 आय प्रभाव सामान्यतः होता है, कैसा होता है? तो आय प्रभाव सामान्यतः धनात्मक होता है। व्याख्या इसका देख लेते हैं। आय प्रभाव सामान्यतः धनात्मक होता है। अब थोड़ा लगता है कि हाँ टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए 245 निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र का विशेषता सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र का विशेषता सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सही तो कौन कौन सा हो जाएगा? केंद्र के और उन्नतर होती है, सही है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। कौन सा? तो तटस्थता वक्र। और सी है ढलान ऋणात्मक होता है, तीनों सही है। तटस्थता वक्र की विशेषता क्या क्या है और हम इसको अच्छे से व्याख्या में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिसमें उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्राप्त हो उसे तटस्थता वक्र या अनाधिमान वक्र कहते हैं। इसका विशेषता क्या है? विशेषता भी देख लेते हैं। विशेषताएं हैं क्या? अनधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे दाहिनी की ओर गिरते हैं। अनाधिमान वक्र का जो होता है ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरते हुए होते हैं। 2 नंबर क्या है? दो अनाधिमान वक्र एक दूसरे को ना काट सकते हैं और ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। अनाधिमान वक्र जो होता है ना, नहीं वो काट सकता है ना ही वो एक दूसरे से स्पर्श कर सकता है। 3 नंबर है अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं, नातोत्तर नहीं, ठीक है। अनाधिमान वक्र क्या होता है? उन्नतोत्तर होता है, नातोत्तर नहीं। 4th नंबर है निरंतर अनाधिमान की तुलना में उच्चतर अनाधिमान वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्रदर्शित करेगा। चलिए 246 प्रश्न है तटस्थता विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण करने की उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नातोत्तर होना आवश्यक है। गलत, नातोत्तर नहीं होता है। तटस्थता वक्र में क्या होता है? नातोत्तर नहीं होता है, क्या होता है? उन्नोत्तर होता है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे अभी व्याख्या में। संतुष्टि स्थापित होने के लिए यह आवश्यक है कि अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है या घटती प्रस्थापन की सीमांत दर प्रदर्शित कर ले, लेकिन नातोत्तर की स्थिति में ई बिंदु पर मूल्य रेखा PL अनाधिमान वक्र स्पर्श रेखा तथा ई बिंदु पर मूल्य रेखा की ढाल अनाधिमान वक्र की ढाल के बराबर है, क्योंकि रेखा चित्र में x वस्तु प्रदर्शित बिंदु P, A, B, L सभी उच्चतर अनाधिमान वक्र पर और इस स्थिति में M, R, S, X, Y प्रतिस्थापन की सीमा दर बढ़ रही या घट नहीं रही है। इसका देख लेते हैं। यही है, ये इसका क्या ऐसे ऐसे जो जा रहा है, ठीक है, ये डायग्राम है। चलिए 247 दो उदासीन वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं क्या होता है, व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। दो अनाधिमान वक्र एक दूसरे को न काट सकते हैं और न ही एक दूसरे से स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक अनाधिमान वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर पर प्रकट करता है। ऊपर वाला वक्र नीचे वाला वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि स्तर होता है। ये ऐसे हुआ तो फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वो एक दूसरे को काट भी नहीं सकता है, स्पर्श मतलब छू भी नहीं सकता, वो अपने आप में अच्छे से संतुष्टि प्रदान करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है। चलिए 248 तटस्था वक्र की निम्न विशेषताओं में से एक गलत है, बतलाइए कौन सा गलत है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। वह सदा एक्स की ओर छूता है, नहीं ये गलत है। तो सही कौन है? तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, एकदम होता है। वह मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है, उन्नतर होता है, ठीक है। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, नहीं काटता है, नहीं स्पर्श करता है, ये हम लोग तो अभी पढ़े ही थे। चलिए इसका एक व्याख्या भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। हर प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, आंसर है इसमें, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को क्या करना है कि टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलना है, प्रश्न को समझना है और व्याख्या से और अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। सामान्यतः तटस्थता वक्र का अक्ष को स्पर्श करता हुआ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर संसाधित अनिवार्य होगी, अर्थात यदि वह एस अक्ष को स्पर्श करेगा तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को एक्स वस्तु पर खर्च करेगा और वाई वस्तु पर कुछ खर्च नहीं करेगा। यह इस मान्यता के विरुद्ध है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के एक निश्चित संयोग को कार्य करता है। चलिए 249, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग क्लास को करते हुए चलेंगे। एक टॉपिक था ये 3 नंबर, द बिहेवियर कंज्यूमर ऑफ, जो था उससे रिलेटेड प्रश्न था टोटल 293। तो उस टॉपिक से टोटल प्रश्न को जब तक हम लोग नहीं कंप्लीट कर लेंगे तब तक हम लोग आगे का टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, कल हम लोग 4 नंबर टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए 249 है, उदासीन वक्र का विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है, यह कथन किसका है? ये कथन रॉबर्टसन सर का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका है? रॉबर्टसन का है। चलिए इसका व्याख्या समझते हैं, इसमें बहुत लॉजिक है। इसमें पुराने शराब और पुरानी शराब नई बोतल वाला कहानी है। कहने का मतलब है पुरानी शराब जो होता है न्यू बोतल में डालने के बाद उसका डिमांड उतना ही रहता है, ठीक है। व्याख्या इसका देखते हैं। तटस्थता विश्लेषण के बारे में यह आलोचना की जाती है कि कोई आधारभूत नवीनता लिए हुए नहीं है, पुराने विचारों को केवल नए शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है। पुरानी शराब नई बोतल में भर दी गई है, जैसे उपयोगिता के स्थान पर अधिमान क्रम, सीमांत उपयोगिता के स्थान पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर का प्रयोग किया गया है। चलिए तो कौन दिए थे ये? तो रॉबर्टसन ने दिए थे, ठीक है। 250, एक अनाधिमान वक्र का ढाल होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। हम लोग अभी देखते हैं वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं, छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। और कैसे होता है अनाधिमान वक्र? कैसा होता है? तो उन्नतर होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक होते हैं। चलिए इसका व्याख्या भी हम लोग अभी देखेंगे, व्याख्या को भी एकदम देखते चलना है ताकि हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले। अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, एकदम होता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे और दाहिनी ओर गिरते हुए होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके दाहिनी ओर होता है। अनाधिमान वक्र ऋणात्मक ढाल का आशय यह है कि जब वह एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो तो संतुष्टि से उसी स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो। चलिए 251 प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनाधिमान वक्र की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है? हिग्स साहब ने किए थे हिग्स और एक एलन ने, दोनों ने किए थे, एलन और हिग्स ने। लेकिन उससे भी पहले एजवर्थ साहब ने किए थे, कब? 1881 में, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या प्रश्न क्या था कि सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्र की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिग्स के द्वारा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या है, मार्शल के विश्लेषण में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए एलन तथा हिग्स ने अनाधिमान वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किया, जो उपभोक्ता की स्थिति के निर्धारण तथा मांग विश्लेषण के लिए क्रमसूचक या प्राथमिकता दृष्टि पर आधारित है। तो मार्शल के विश्लेषण में व्यक्त दोष को दूर करने के लिए एलन और हिग्स ने अनाधिमान वक्र का विश्लेषण दिए थे, ठीक है।
252 उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण। कह रहे क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं क्यों? तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण। चलिए 200 का इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है अनधिमान वक्र अथवा उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल की आस से यह है कि जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो तो संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो और यह स्थिति घटती प्रतिस्थापन की दर स्थापना दर को व्यक्त करता है। चलिए थोड़ा सा मेहनत है इसमें, व्याख्या को भी देखना है और क्वेश्चन को भी पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है कि क्वेश्चन को भी पढ़ना है, व्याख्या को भी समझना है, समझाना है। कोई बात नहीं है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो हम लोग वही कार्य करेंगे। 253 उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि। उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कहाँ से निकलेगा? इसका व्याख्या पढ़ने से निकलेगा। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को न काट सकते हैं और न एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े थे उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं और इसका ऋणात्मक होता है और गुणोत्तर होता है। ठीक है, ये सब देखे थे। क्योंकि प्रत्येक अनाधिमान वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को प्रकट करता है। ऊपर वाला वक्र उचित संतुष्टि को व्यक्त करता है तथा नीचे वाला वक्र निम्न संतुष्टि स्तर को। यदि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो इसका अर्थ है कि दोनों वक्र एक ही संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करेगा। चलिए 254 प्रश्न। पूरक वस्तुओं के लिए उदासीन वक्र होता है, कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर कहाँ से निकलेगा? तो व्याख्या से निकलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है व्याख्या में कि जब दोनों वस्तुओं पूर्णतः पूरक वस्तुएं हो तो अनादिमान वक्र समकोण आकार का होगा। कैसा होगा? समकोण आकार का होगा। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, और इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूर्णतः पूरक वस्तुएं वे होगी जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात के ही प्रयुक्त हो, इसी अनुपात में ही प्रयोग में आएगी। उदाहरण के लिए डॉट पेन तथा रिफिल की बढ़ती हुई मात्रा अथवा एक रिफिल तथा डॉट पेन की बढ़ती हुई मात्रा से प्राप्त होगी। स्थिति में अनादिमान वक्र समकोणीय या आधार या लंब अक्ष के समांतर ए बी या ए सी की तरह हो सकता है। ए बी और ए सी की तरह हो सकता है। ए बी और ए सी कहाँ है भाई? ए बी और ए सी, ए बी और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। चलिए यहाँ है ए बी और ए सी के तरह हो सकता है। चलिए 255 निम्न में से सही कथन कौन सा है? इसमें सही कथन को चुनना है। करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा इसमें करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई करेक्ट नहीं है। तो इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। अगर आज व्याख्या नहीं लेते तो बहुत सारा प्रश्न हम लोग को समझ में नहीं आता। चलिए थोड़ा सा मेहनत लगता है इसको पढ़ने में। जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तुएं हो तो अनादिमान वक्र समकोण आकार का होंगे। यह भी पीछे वाला प्रश्न था। क्या कह रहा है कि जब दोनों वस्तु पूर्णतः एक पूरक वस्तु हो तो अनादिमान वक्र समकोण आकार का होगा, और यदि दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थापन हो तो अनादिमान वक्र परस्पर समांतर सीधी रेखा के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बोल रहा है।
क्या बोल रहा है, यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तुएं हैं तो क्या हो जाएगा, समकोण। यदि वस्तुएं पूर्ण स्थापन वस्तु हो तो परस्पर सीधी रेखा के रूप में होगा। चलिए 256 कैपिटल एंड द ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्रीय पुस्तक के लेखक है कौन? कैपिटल एंड ग्रोथ लेखक पुस्तक है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिक्स ने लिखे थे। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक हिक्स ने लिखे थे। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक हिक्स हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक में अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र की व्याख्या की थी। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आज पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है। चलिए 257 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनाधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये नहीं है। अनाधिमान वक्र अवश्य रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं, नहीं, ये गलत है। दूसरे के समांतर नहीं होते। तो क्या क्या होते हैं? अनाधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एकदम नहीं काटते, नहीं छूते हैं। अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होते हैं, एकदम उन्नतर होते हैं। अनाधिमान वक्र एक मूल बिंदु से दूरी अधिमान वक्र को व्यक्त करती है, एकदम सही व्यक्त करती है, लेकिन एक दूसरे के समांतर वह नहीं होते हैं। चलिए इसका व्याख्या भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दो वस्तुओं को ऐसा संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो उसे ही अनाधिमान वक्र कहते हैं। निम्न विशेषता होती है, जैसे मूल बिंदु के उन्नतर होते हैं। दो अनाधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ऊपर के अनाधिमान वक्र नीचे के वक्र के अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। ये सब उसकी विशेषता है। चलिए 258 यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीन वक्र का आकार होगा, कैसा होगा? तो एल आकार का होगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ओह, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन सा? पूर्ण पूरक वस्तु। यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा? तो एल आकार का होगा। कब होगा? जब पूर्ण पूरक का उदासीन वक्र। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ लेते हैं व्याख्या। व्याख्या है, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न करती है। पूरक वस्तुएं किसको कहते हैं? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न करती है, अर्थात यह एल आकार का या समकोण अवस्था में होती है। एल आकार का या तो एल आकार का या तो ऐसे समकोण आकार का होता है। चलिए 259 एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र की डैश स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? कीमत रेखा होती है। जब एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर डैश स्पर्श होता है, तो क्या होता है? कीमत रेखा। चलिए इसका ये है डायग्राम है, ये ऐसे जो दिया हुआ है, ये ऐसे अगर निकालेंगे हम लोग तो NQM वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका चलिए इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या में क्या है। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो वह तटस्थता वक्र पर कीमत रेखा बजट रेखा स्पर्श करती है। रेखांकित में OX अक्ष पर गुड एक्स और एक्स तथा OY अक्ष पर गुड वाई तथा दी गई है BL कीमत रेखा बजट रेखा है, जिसके अनाधिमान वक्र ICQ बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, Q बिंदु। ये क्या है? ये संतुलन बिंदु है। चलिए अब कौन सा देखना है? 260 प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता वक्र होगा, कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। वहाँ था पूर्ण प्रतिस्थापन, यहाँ सिर्फ क्या है? वस्तु प्रतिस्थापन हो, सिर्फ प्रतिस्थापन हो तो क्या हो जाएगा? दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधा। और वहाँ क्या था? पूर्ण प्रतिस्थापन में हो जाएगा कैसा? तो एल आकार या समकोण। ठीक है, यहाँ कह रहा है सिर्फ प्रतिस्थापन सिर्फ है, यहाँ देखना है ध्यान से। ये हो जाएगा दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर
सीधी रेखा। चलिए इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। व्याख्या है, पूर्ण स्थापन वस्तुएं के संबंध में खींचा गया अनादिमान वक्र सीधी रेखा के रूप में होगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर है। चलिए 261 प्रश्न कहता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तुएं x तथा y के विभिन्न संयोग से संबंध होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु x बढ़ेगी तथा y वस्तु घटेगी। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तटस्थता वक्र वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं के बिंदु पथ है जो उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता x के बराबर वृद्धि के लिए वायु की समान मात्रा में छोड़े। चलिए अब ये उसी में है, कंज्यूमर बिहेवियर वाला ही टॉपिक में है, उपभोक्ता की बचत या अतिरेक, कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को आज हम फिर देखेंगे आगे अभी। चलिए 262 नंबर प्रश्न है, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होगा। जब जैसे हमारा भारत देश है, भारत में आयात जो होता है ना, हम दूसरे कंट्रीज जो मंगाते हैं उस पर हम अगर टैक्स लगा देते हैं, शुल्क लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपभोक्ता पर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की बचत डिक्रीज हो जाएगा, घटती है। ठीक है, क्या होता है, घटती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत घटती है तथा उत्पादक की बचत में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जब हम आयात पर टैक्स लगा देंगे तो देश का उपभोक्ता की बचत घटती है और उत्पादक की बचत में वृद्धि होती है। चलिए 263 नंबर प्रश्न है कि निम्न चित्र में उपभोक्ता बचत है। उपभोक्ता बचत कौन है, इस चित्र से देख के बताना है कि उपभोक्ता बचत कौन है। उपभोक्ता बचत कौन है इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो पीडीए। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बचत के लिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीडीए। यहाँ से मतलब यहाँ से मूल बिंदु हो गया, यहाँ से इधर जाएगा, इधर आएगा, ये क्या है, उपभोक्ता का बचत है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इसका उपभोक्ता बचत इतना में इतना को मतलब ODAN माइनस OPAN बराबर PDA। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने के अपेक्षा वह मूल्य जो किसी व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार रहता है और मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का ही अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। उपभोक्ता की बचत को बोल्डिंग ने क्रेता का बचत कहा। चलिए 264 नंबर प्रश्न है, 264 नंबर है, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन। अच्छा, यहाँ से निम्नलिखित में से किसे स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को दर्शाया जाता है, तो सीमांत उपयोगिता से। क्या होता है, रियल इनकम, सीमांत उपयोगिता से बचाया जा सकता है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका अभी हम लोग थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं। व्याख्या, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री RJ ड्यूपिट ने किया था। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी व्याख्या की। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि की आर्थिक माप है। इसे ही मार्शल उपभोक्ता बचत कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कीमत गुना मात्रा, क्योंकि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग है। किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की व्यय की गई निरपेक्ष आय को व्यक्त करता है, अतः प्रश्नानुसार उपभोक्ता की बचत की व्याख्या के दौरान वास्तविक आय स्थिर रहती है। चलिए
265 नंबर है, सवाल है यदि मांग फलन p बराबर 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मांग x0 बराबर 3 है तो उपभोक्ता की बचत होगी। उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगा, सी नंबर 27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग ये फार्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी पे रख के इसको बनाएंगे तो सारा आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा। चलिए 266 उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी थी। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी थी, तो मार्शल साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, तो मार्शल साहब ने दिए थे। चलिए इसको भी पढ़ते हैं अच्छे से। इसका व्याख्या क्या है, उपभोक्ता अतिरिक्त की अवधारणा मार्शल ने दी थी। उपभोक्ता अतिरेक को किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जितना भुगतान करने के लिए तैयार हैं तथा वह वास्तव में जो भुगतान करता है, इन दोनों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या है प्रश्न, कहता है उपभोक्ता अतिरिक्त तो कैसे होता है, उपभोक्ता जितना भुगतान करने के लिए तैयार रहता है तथा वह वास्तव में जो भुगतान करता है, इन दोनों के अंतर को ही परिभाषित करते हैं। चलिए 267 उत्पाद का अतिरेक किसके बीच अंतर के बराबर होता है। उत्पाद का अतिरेक किसके बीच का अंतर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत एवं सीमांत लागत वक्र। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, कीमत एवं सीमांत उपयोगिता वक्र है, लेकिन ये नहीं होगा, होगा यही सिर्फ क्या होगा, कीमत एवं सीमांत लागत वक्र। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है क्या, उत्पादन का अतिरेक प्रोड्यूसर ऑफ सरप्लस कीमत एवं सीमांत लागत वक्र के बीच का अंतर बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कोई उत्पादक जिस कीमत पर अपना उत्पाद बेचने को तैयार होता है और जो कीमत अधिकृत से उसे प्राप्त होता है, उसे उत्पाद का अतिरेक कहलाता है। चलिए 268 हम लोग 241 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उपभोक्ता अधिशेष डैश के बीच के अंतर को होता है। उपभोक्ता अधिशेष डैश के बीच का अंतर होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, वह मूल्य जो उपभोक्ता चुकाना चाहता है और वह मूल्य जो वह वास्तव में चुकाता है। अभी देखे थे थ्योरी में भी लिखा हुआ था, इसके पीछे परिभाषा में उपभोक्ता अधिशेष का क्या हो जाएगा, जो वह मूल्य उपभोक्ता चुकाना चाहता है और वह मूल्य जो वास्तव में चुकाता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता अतिरेक अधिशेष वह मूल्य है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए चुकाना है और वह मूल्य जो उपभोक्ता वास्तव में चुकाता है के बीच का अंतर है। उपभोक्ता अतिरिक्त की अवधारणा मूलतः ड्यूपिट ने 1844 इसमें प्रस्तुत की। 1920 में मार्शल ने इसका परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया। एक दर्शाया कि मौद्रिक रूप से इसे कैसे मापा जा सकता है। यह है डायग्राम इसका, ये क्या है, उपभोक्ता अतिरिक्त, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो PAE चलिए सवाल है फिर से, यदि उपभोक्ता की मांग फलन P बराबर 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का मांग की मात्रा है, P कीमत है और x बराबर 3 है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त कितना हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये 31.5। इसका फार्मूला है इसमें दिया हुआ, आप लोग इसको देख के ये CS बराबर ये फार्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर 31.5। चलिए 270 यदि किसी उपभोक्ता का मांग फलन D बराबर 10 माइनस 2P है तो कीमत बराबर 2 पर उपभोक्ता अतिरिक्त क्या होगा। यदि किसी उपभोक्ता का मांग फलन D बराबर 10 माइनस 2P है तो कीमत 2 है पर उपभोक्ता का अतिरिक्त क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको भी फार्मूला पे ही बनाना होगा, यह है फार्मूला CS बराबर, इस पे बैठाएंगे
तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 9। चलिए 271 किसी बाजार का आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाता है यदि वह अधिकतम करता है। किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाता है यदि वह अधिकतम करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष के समुच्चय को। इसका चलिए इसको पढ़ते हैं, इसका व्याख्या। किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाता है यदि वह उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष के समुच्चय को अधिकतम करता है, तब वह दक्ष को कहते हैं। चलिए देखते हैं 272 दिए गए मानक आरेख उपभोक्ता अधिशेष की माप है। तो कैसे माप है, तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, सिर्फ ए बी कहाँ है, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए चलिए इसको देखते हैं, इसका व्याख्या को पढ़ते हैं। अनाधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता बचत की मांग का विचार हिक्स ने दिया, जो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का आधुनिक रूप से है। अनाधिमान वक्र उपभोक्ता अधिशेष की माप की व्याख्या तब की जाती है जब उपयोगिता मान्य नहीं हो। हिक्स के अनुसार उपभोक्ता के बचत मुद्रा के वह मात्रा है जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या उपभोक्ता को दी जानी चाहिए अथवा उसे ले ली जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाए अथवा नीचे आ जाए तथा उसकी अनाधिमान वक्र पर बना रहे, जिस पर वह इस प्रकार परिवर्तन के पहले था जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। चित्र कहाँ है, तो चित्र ये है, ठीक है, ये वाला है, बी ए वाला, ए बी वाला, ठीक है, उपभोक्ता अधिशेष। तो क्या कह रहा है इसमें, रेखा चित्र स्पष्ट है कि उपभोक्ता पहले किसी वस्तु के लिए पीबी मुद्रा देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे पीए मुद्रा ही देनी पड़ी। अतः उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता के अतिरिक्त पीबी माइनस पीए बराबर ए बी होगा। चलिए 273 मांग फलन P बराबर 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए x बराबर 2 पर उपभोक्ता अधिशेष क्या होगा। तो लंबा वाला फार्मूला लगाने के बाद आ जाएगा ये 28/3 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। चलिए 274 नंबर प्रश्न, ये डायग्राम देख लीजिए और कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, उपयुक्त आरेख में उपभोक्ता अधिशेष को किस क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका यही क्षेत्र होगा, ये वाला, शायद हमको लगता है ये क्षेत्र होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, बी नंबर हो जाएगा APE ये वाला क्षेत्र हम ज़्यादा ले लिए थे। ये क्षेत्र को क्या कहते हैं कि उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी नंबर। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को उपयोगिता विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया। इसके लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आधार बनाया। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु हेतु देने को तैयार रहता है और जो मूल्य वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। चलिए 275 दिया गया मांग फलन P बराबर 1/4 Q माइनस 1/2 Q बराबर 25 पर उपभोक्ता अधिशेष क्या होगा। इसमें फिर वही फार्मूला लगाना होगा, ये वाला, उसके बाद निकालेंगे तो ऑप्शन मेरा आ जाएगा 1.25। इसको सॉल्व करना होगा। चलिए 276 यदि मांग और आपूर्ति फलन क्रमशः P अल्फा बराबर 30 माइनस 5x एवं PS बराबर प्लस 3x माइनस 10 है, जहाँ x बराबर मात्रा है, तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगा। तो इसका निकल जाएगा सी नंबर 6.62.5। इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला के द्वारा, वही फार्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है।
तो इसका निकल जाएगा आंसर 62.5। चलिए इसका भी है 277। मार्शल के उपभोक्ता बचत धारणा का मान्यता है, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा की मान्यता हम लोग व्याख्या से समझते हैं। व्याख्या है, उपभोक्ता की बचत का मार्शल का दृष्टिकोण संख्यात्मक माप पर आधारित है। क्या चीज़ पे है? तो संख्यात्मक माप पर आधारित है। उनके अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा व मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों के अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। हम लोग पहले से भी थ्योरी पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। इसका मान्यता क्या है? थोड़ा मान्यता भी पढ़ लेते हैं। मान्यता ए है, वस्तु की उपयोगिता की माप संभव है, ठीक है। बी है, द्रव की सीमांत उपयोगिता में संपूर्ण विनिमय की क्रिया अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी है, वस्तु प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती है। चलिए 278 नंबर प्रश्न है, कह रहा अधिकथन। अभिकथन ये है, उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है। तर्क है कि कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच संबंध प्रतिलोम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है व्याख्या। उपभोक्ता की बचत विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री उपभोक्ता की बचत की विचारधारा का प्रतिपादक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपेट थे। मार्शल ने उपभोक्ता के बचत को गणनावाचक विश्लेषण तथा हिक्स ने अनाधिमान वक्र की सहायता से स्पष्ट किया। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत व्याख्या के लिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग किया। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने को तैयार है, जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों को अंतर ही उपभोक्ता बचत कहलाती। उपभोक्ता की बचत बराबर होता है, क्या होता है? तो वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता माइनस उस वस्तु का व्यय किए हुए द्रव के रूप में कुल उपयोगिता का त्याग। चलिए अब क्या करें, हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत की माप उस आय की बचत के रूप में करनी चाहिए। हिक्स ने कहा कि उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या उपभोक्ता की दी जानी चाहिए अथवा उससे ले ली जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाए अथवा नीचे आ जाए तथा उसकी अनाधिमान वक्र बना रहे जिस पर वह इसी प्रकार परिवर्तन के पहले थे। चलिए 279, यदि x को सामान्यतः वितरित किया जाए तो x स्क्वायर अनुसरण करता है। कैसा अनुसरण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f वितरण। इसका व्याख्या देखते हैं। यदि x का सामान्यतः वितरित किया जाए तो x स्क्वायर f वितरण की अनुसरण करता है। चलिए 280 और ज़्यादा नहीं, 10 प्रश्न है। उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, मार्शल के द्वारा। इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या क्या है? मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत का प्रतिपादन दैनिक जीवन में होने वाले अनुभव के आधार पर किया। यह धारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत का मार्शल सिद्धांत उपयोगिता का संख्यात्मक माप पर आधारित है। चलिए 281, दिए गए चित्र में 10 रुपये मूल्य पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करता है? कितना? तो 10 रुपया। 10 रुपया किस पे बचत कर रहा है?
तो CEH, CEH 10 रुपया ये हो गया, इस पे बचत कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, व्याख्या जब उतना पढ़े तो ये भी पढ़ लेते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता के बचत को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की सहायता से स्पष्ट किया है कि मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत बराबर उपभोक्ता जो भुगतान देने को तैयार है, उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान। चित्र में उपभोक्ता की वास्तव के लिए कीमत देने को तैयार OH और वास्तव में वे देता है अर्थात बाजार में कीमत OC, और उपभोक्ता की बचत हो जाएगा OH माइनस OC बराबर OBEH माइनस OACH बराबर CEH। चलिए 282 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित आरेख में उपभोक्ता की कुल बचत नापी जाती है, कैसे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे मापी जाएगी? तो CFTE द्वारा मापी जाएगी। चलिए इसका भी व्याख्या पढ़ ही लेते हैं। अनाधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप हिक्स ने किया। हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत की माप उसी आय की बचत के रूप में करनी चाहिए। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उस वस्तु के क्रय में उपभोक्ता की आय में जो बचत होगी उसे उपभोक्ता की बचत कहेंगे। रेखा चित्र में उपभोक्ता पहले दिन तैयार था PF, और जब वह बाजार जाता है तो वास्तव में देता है -PC। उपभोक्ता की बचत PF माइनस PC बराबर CF, तो कुल बचत हो जाएगा CF इंटू CE बराबर CFTE। चलिए 283 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में उत्पादक की बचत पता लगाइए और नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर अंकित कीजिए। चलिए ये है कूट, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या था इसका? क्या था कि उत्पादक की बचत को पता लगाइए, तो बचत क्या हो जाएगा? PCL कहाँ है? तो PCL ये बचत को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्पादक की बचत PCL होगा और उसके ऊपर वाला भाग यानी APL उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करेगा। चलिए 284 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में उपभोक्ता अतिरिक्त बराबर होगा। उपभोक्ता अतिरिक्त बराबर क्या होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल RNQE। क्या हो जाएगा? RNQE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हम लोग इसका व्याख्या भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिए गए आरेख में उपभोक्ता का अतिरिक्त क्षेत्रफल RNQA के बराबर होगा। चलिए 285 नंबर, और 7-8 प्रश्न है, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। 48 मिनट का क्लास हो गया, लंबा क्लास हो गया। कल से हम लोग 40 ही प्रश्न करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 40 ही प्रश्न ठीक है, व्याख्या के साथ करेंगे। उपभोक्ता की बचत निम्न के लिए अधिकतम कही जा सकती है, तो अनिवार्यता। ठीक है, उपभोक्ता की बचत अनिवार्य वस्तुओं के लिए अधिकतम की जा सकती है। चलिए 286, ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है वो इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इस स्थिति का अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत उपभोग क्षमता। चलिए इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है तो वह इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग क्षमता के नाम से जाना जाता है। चलिए 287, अनाधिमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता के अतिरिक्त को मापने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त अधिक सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपयोगिता को अमापनीय माना जाए, मतलब उपयोगिता को मापनीय माना जाए। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। अनाधिमान वक्र का विश्लेषण उपयोगिता के संख्यात्मक मापन के साथ पर क्रम सूचक या प्रायिकता दृष्टिकोण पर आधारित है, जो यह बताता है कि किसी वस्तु
एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी की तुलना में कितनी है। चलिए 288 निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन गलत है। क्या करा, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है। तो सही कौन है, ये हम लोग जरा देख लेते हैं। ये गलत है। उपभोक्ता के अतिरिक्त मात्रा सामाजिक कल्याण की अवस्थाओं को दिखाती है। एकदम सही है। उपभोक्ता अतिरिक्त व्यापार के लाभों के कुल योग को मापक है। एकदम सही है। बाजार मांग के क्षैतिज होने की स्थिति में उपभोक्ता अतिरिक्त नहीं होता है। चलिए ये भी सही है। अब इसका व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर उस वस्तु की उपयोगिता का अधिक ही उपभोक्ता की बचत है। चूँकि उपभोक्ता की बचत मूल्य के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए उपभोक्ता की बचत मूल्य के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होगी। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यहीं तक है, हो जाएगा तुरंत। चलिए हो गया। अब 289 हो जाएगा। 289 उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादन की बचत से अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु पर किया गया कुल व्यय विक्रेताओं तथा उत्पादकों की आय होती है। मूल्य लोच और कुल व्यय में संबंध से पता चलता है कि यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत कम करता है तो उस पर किए गए कुल व्यय में वृद्धि अर्थात आय में वृद्धि तभी होगी जब उसके पदार्थ की मांग लोचदार EP ग्रेटर देन 1 हो। इसके विपरीत यदि उससे पदार्थ की मांग बेलोचदार है तो उस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ताओं द्वारा उस पर किया गया कुल व्यय तथा उत्पादकों की आय में कमी होगी। चलिए 290 अब 2-3 प्रश्न है बस। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B, मतलब A और B दोनों, मतलब उपयोगिता ह्रास नियम और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है। तो उपयोगिता के ह्रास नियम पर और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता पर। इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का आधार उपयोगिता का ह्रास नियम और मार्शल के अनुसार उपयोगिता के मापनीय है तथा खरीदने की समस्त क्रिया में मुद्रा सीमांत उपयोगिता समान रहती है। मार्शल ने यह भी माना कि वस्तु स्वतंत्र वस्तु है तथा वस्तु की कोई स्थापन नहीं है। चलिए 291 नंबर, आवश्यक वस्तुएं के लिए उपभोक्ता की बचत कैसी होगी। तो अनिश्चित होगी। ठीक है, आवश्यक वस्तु के लिए उपभोक्ता की बचत क्या होगी, अनिश्चित होगी। इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवन रक्षक तथा परंपरागत आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित होगी, क्योंकि यदि आवश्यक तथा जीवन रक्षक वस्तुओं के प्रयोग से वंचित कर दिया जाए तो हम उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए 292 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने यह उपभोक्ता की बचत को क्रेता बचत के नाम से अभिहित किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्डिंग साहब ने किया। क्या किया, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है वह वास्तव में जितना मूल्य वो वास्तव में बाजार में देता है, इन दोनों के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और ये 293 नंबर है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल उपयोगिता माइनस कीमत गुना खरीदी गई इकाइयों की संख्या। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं और क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है और वास्तव में जितना मूल्य वास्तव में बाजार में देता है, इन दोनों के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इस व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है।
इस धारणा का प्रतिपादन फ्रांस के इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने किया था। चलिए, ये 3 नंबर टॉपिक था, ये आज का कंप्लीट हो गया। टोटल 293 प्रश्न था। आज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में 40 ही प्रश्न देखेंगे व्याख्या के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक 4 नंबर स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।